कंपाउंड में परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट बाय वेट फाइंड आउट करेंगे, उसमें सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि वेट ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100 इज इक्वल टू व्हाट, परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, उसी सीक्वेंस में एक और टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसका नाम है मिनिमम मोलर मास। देखिए बच्चों, ये कोई टॉपिक नहीं है, बट हां इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक कंसेप्ट है, एक थीम है, उसे ही आज मैं इस लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं। आप ध्यान से देखें, समझें और कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करें, घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें मैंने हेडिंग में लिख दिया है कंसेप्ट रिलेटेड टू मिनिमम मोलर मास। एक्चुअल में ये कोई टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है जिसका हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या थीम है, क्या कंसेप्ट है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट से ही इसको समझा जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन है कि ए कंपाउंड कंटेन 4% सल्फर बाय मास, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि कंपाउंड का नाम दिया हुआ है, उसमें किसी एलिमेंट का मास परसेंट अगर आपको निकालने बोल रहा है तो सीधा आप कर देंगे वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो क्या आ जाएगा बच्चा, परसेंट कंपोजिशन। ओके, बट यहां पे उल्टा, एक अननोन कंपाउंड है, उसमें सल्फर प्रेजेंट है और सल्फर का परसेंटेज कितना है बाय वेट का, 4%, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। कंपाउंड अननोन है तो उस कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास क्या होगा। ठीक है, तो अब सीधा सा बात देखिए, फॉर्मूला तो यही लगेगा कि परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 100। ठीक है, अब देखिए अगर हमें परसेंटेज निकालना है तो वेट ऑफ एलिमेंट चाहिए, मोलर मास चाहिए, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। लेकिन अगर परसेंटेज हमको दिया है और वेट ऑफ एलिमेंट हमें पता हो जाए तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, मोलर मास। तो वेट ऑफ एलिमेंट के लिए हमको क्या चाहिए कि एग्जैक्ट कितने एटम प्रेजेंट है उस कंपाउंड में जिसका परसेंटेज दिया है, ये पता होना चाहिए, तब जाके हम उसका एग्जैक्ट वेट निकाल सकते हैं। बट जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है वो नंबर वाइज कितना एटम प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में, ये भी गिवन नहीं है ना। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, सिर्फ एक ही बात लिखा हुआ है कि 4% सल्फर बाय मास प्रेजेंट है कंपाउंड में, उसका मोलर मास क्या होगा, और उसमें वर्ड लगा दिया कि मिनिमम। तो बच्चों मिनिमम इसलिए है कि जब इस टाइप के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन ना हो तो हम ऐसा अज्यूमशंस है कि जिस एलिमेंट का परसेंटेज दिया है उसका अज्यूम कर लो कि नंबर वाइज एक एटम प्रेजेंट है उस गिवन मॉलिक्यूल में। ठीक है, वहां पे एक है या एक से अधिक है, हमें उस पर कोई बात नहीं करना है, हमें अज्यूमशंस के हिसाब से अज्यूम कर लेना है कि वहां पे जिसका परसेंटेज दिया है वो नंबर वाइज कितना एटम प्रेजेंट है बच्चा लोग, एक एटम बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अज्यूम कर लेना है कि नंबर वाइज एक एटम प्रेजेंट है उस गिवन कंपाउंड में। ठीक है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हर कंपाउंड में जिसका परसेंटेज दिया वो नंबर वाइज एक ही रहे, एक से अधिक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। बट हम हर बार क्या अज्यूम कर रहे, 1। तो 1 अज्यूम करके हम मोलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इसीलिए नाम पड़ता है उसका मिनिमम मोलर मास। क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक कंपाउंड में मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है ना। तो 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग मोलर मास निकालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बच्चा, मिनिमम मोलर मास, और कुछ भी नहीं है। तो सीधा से हमें लिख दिया हूं कि अज्यूम 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कंटेन मिनिमम 1 एटम ऑफ सल्फर। चूंकि यहां ये प्रॉब्लम सल्फर से रिलेटेड है,
इसीलिए हमने यहां पे अज्यूम कर लिया क्या कि सल्फर नंबर वाइज कितना है 1। कोई और एलिमेंट का परसेंटेज दिया होता, जिस एलिमेंट का परसेंटेज देगा हम उसका नंबर कितना एज्यूम करके चलेंगे 1, बस, और कुछ नहीं करना है। तो अब सिंपल सा कंडीशन है कि हम अब यहां लगा देंगे फॉर्मूला कि परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास, ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे बच्चा लोग 100, ठीक है। अब कितना परसेंट दिया सल्फर 4%, तो यहां पुट कर दो 4 इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर, चूंकि सल्फर का हमने कितना जूम कर लिया 1 एटम, इसलिए यहां पे कितना आ जाएगा 32, ठीक है, और डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास, मिनिमम मोलर मास, और इनटू क्या कर दिया यहां पे 100, 4 8 जा, तो यहां से क्या आ गया बच्चा लोग कि मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू 800, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका मिनिमम मोलर मास, ओके। तो इस तरीके से जाके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जिस भी कंपाउंड का ये बात कर रहा है उसका मिनिमम मोलर मास कितना हुआ 800। अगर आपसे पूछता है कि बताइए उसका एग्जैक्ट मोलर मास क्या होगा, तो हमेशा याद रखना कि एग्जैक्ट मोलर मास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मिनिमम मोलर मास होता है, ठीक है। और ये n का वैल्यू क्या है कि कितने एटम प्रेजेंट है। अगर आपको ये पता चल जाए एग्जैक्ट, तो आप एग्जैक्ट मोलर मास भी निकाल सकते हैं। मिनिमम मोलर मास में जिस एटम का परसेंटेज दिया है वो एग्जैक्ट नंबर वाइज कितना प्रेजेंट है, वो वैल्यू अगर आपको पता है तो उस वैल्यू से मिनिमम मोलर मास में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एग्जैक्ट मोलर मास, ठीक है। तो कंडीशन है कि आपने एन नंबर वाइज एक एटम अज्यूम करके कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि अगर एग्जैक्ट में ही एक ही एटम प्रेजेंट हो तो मिनिमम मोलर मास और एग्जैक्ट मोलर मास बराबर होगा, बट अगर एक ना हो एटम एग्जैक्ट 2 हो 3 हो 4 हो तो फिर एग्जैक्ट मोलर मास क्या होगा वेरी करेगा, ठीक है। कैसे देखिए, चूंकि हमने 1 सल्फर लिया इसलिए यहां पे 32 आया। अगर 2 सल्फर लेते तो कितना आता 32 इंटू 2, अगर कहीं 3 होता तो 32 इंटू 3। तो जितना ज्यादा एटम प्रेजेंट रहेगा उतना ज्यादा नंबर यहां मल्टीप्लाई होता जाएगा, तो नेट वैल्यू क्या आएगा उतना ही ज्यादा, ओके। बट सीधा से याद रखिएगा कि मिनिमम मोलर मास में इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो वैल्यू आएगा क्या हो जाएगा आपका एग्जैक्ट मोलर मास। मतलब क्या क्या हो सकता है एग्जैक्ट मोलर मास का 800 हो सकता है, 1600 हो सकता है, 2400 हो सकता है, 3200 हो सकता है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक अंदाज लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं और प्रॉब्लम को बच्चों आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा कंसेप्ट बता दिए कि जिसका परसेंटेज दिया गया है उसको आप एज्यूम कर लो कि नंबर वाइज कितना प्रेजेंट है 1, और बाकी आप जैसे पहले फॉर्मूला लगाते थे परसेंटेज फाइंड करने के लिए एलिमेंट का गिवन कंपाउंड में, उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दीजिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बच्चा लोग एक प्रॉब्लम में और यहां पे लिखने जा रहा हूं, उस प्रॉब्लम को आप लिख के खुद ही सॉल्व करिए, वीडियो पॉज कर दीजिए और आप सॉल्व करिए, फिर बाद में इसके सॉल्यूशन को मैच करिएगा, ओके। और उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है a compound of nitrogen contain 0.7% of nitrogen, 0.7% of nitrogen. Calculate minimum मोलर मास, ठीक है। तो सीधा बात, नंबर वाइज आप नाइट्रोजन में कितना एज्यूम कर लेंगे बच्चों 1। जिस कंपाउंड का बात कर रहा है उसमें आप ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि नंबर वाइज नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है 1, बस। और अब फॉर्मूला लगा दो कि परसेंटेज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास इनटू व्हाट 100, ओके। अब ये परसेंटेज जो यहां पे दिया है कितना दिया है 0.7, तो यहां रख देंगे 0.7 इज इक्वल टू वेट ऑफ नाइट्रोजन। चूंकि 1 नाइट्रोजन हम अज्यूम कर रहे हैं इसलिए एक नाइट्रोजन का वेट कितना लेके चलेंगे 14, है ना।
अब यहां रख दिया मिनिमम मोलर मास और इनटू व्हाट 100, ठीक है बच्चा लोग। तो अब यहां से ये नीचे आ गया 10, 7 2 जा, ठीक है, ये इधर जा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू व्हाट 2 इंटू 10 का पावर 3, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया क्या आपका मिनिमम मोलर मास। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली इसके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसको आप सॉल्व करिएगा और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे कंसेप्ट में कराऊंगा, एक एक बात बताऊंगा। और अभी थोड़ा मैं वीडियो एवरीडे अपलोड नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा भी टाइम का दिक्कत चल रहा है। कुछ दिन में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, है ना। चलिए क्वेश्चन और है दिया हुआ, इंसुलिन कंटेन 0.016% ऑफ सल्फर कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास आपको बताना है, ठीक है। तो अब आपको ऐसा नहीं सोचना है जी कि एग्जैक्ट इंसुलिन का क्या फॉर्मूला है हम कैलकुलेट करें, ऐसा कुछ नहीं। मिनिमम मोलर मास का कंसेप्ट लगाइए, इसमें सीधा है कि अज्यूम सल्फर इज इक्वल टू व्हाट 1, बस अब कुछ नहीं करो। परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ सल्फर कितना होता है 32 डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास और इंटू कर देंगे आप 100, बस और कुछ भी नहीं करना है। अब यहां देखिए परसेंटेज इसका दिया हुआ है कितना 0.0016 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय मिनिमम मोलर मास और इंटू क्या कर देंगे आप यहां पे 100, ओके। अब ये देखिए यहां पे आ गया, ठीक है। 16 2 जा कैंसिल आउट, तब यहां से हो जाएगा बच्चा लोग कि मिनिमम मोलर मास इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर 6 AMU, ठीक है। कैसे हो गया, तो 0.0016 दिया था, डेसिमल हटा दी तो यहां पे आ गया 16/10 टू द पावर क्या आपका 4, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दिए और 16 2 जा 32 कैंसिल आउट भी कर दिए, तो यहां से ये कंसेप्ट आ गया। एक आखिरी प्रॉब्लम इस सेक्शन का करने जा रहा हूं जो थोड़ा डिफरेंट है इनसे, क्योंकि ये तीनों एकदम एक जैसे थे, कोई भी इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ठीक है। बट मैं आपको इसलिए करा दिया ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना आ जाए और आप बहुत इजीली सॉल्व कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन is 89600, then calculate number of Fe atom present in one molecule of hemoglobin। तो यहां पे मिनिमम मोलर मास आपको कैलकुलेट करने नहीं बोल रहा है, यहां बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन में आप बताओ टोटल कितने आयरन एटम प्रेजेंट हैं, है ना। तो अब सीधी बात है कि आप अज्यूम कर लो कि मान लो यहां पे X एटम प्रेजेंट है, किसका, आयरन का, पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो कंसेप्ट लगा दीजिए यहां पे कि परसेंटेज 0.25 इज इक्वल टू X इंटू 56 और डिवाइड बाय 89600 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0.25 इंटू 896 इज इक्वल टू X इंटू 56। तो यहां से X का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, इसको जब सॉल्व मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा ये 224 डिवाइड बाय 56, तो ये कैंसिल हो जाता है 4 टाइम्स में, तो X का वैल्यू क्या आ गया 4। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन 4 आयरन एटम, ओके। इस गिवन डाटा के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया, आप सीख गए होंगे उम्मीद करता हूं।
तो यहां पे ये मिनिमम मोलर मास वाला जो कंसेप्ट था वो फिनिश होता है। परसेंट कंपोजिशन से रिलेटेड भी जो प्रॉब्लम है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 14 में करवाया है और इस लेक्चर में भी उसी के कंसेप्ट यूज हुए हैं, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होने वाला है। पूरे तरीके से जो भी कंसेप्ट था बच्चा लोग वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। ओके बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। और इस कड़ी में सबसे पहले मैं ये डिस्कशन करूंगा कि आखिर फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सीधी बात है कि जब आप किसी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सिंबल हम यूज करते हैं किसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, और आप जिस तरीके के रिप्रेजेंटेशन का यूज करोगे उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला जनरेट होते हैं और उसी डिफरेंट टाइप के फॉर्मूला को हम लोग पढ़ने वाले। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। तो पहले आप हेडिंग में लिखिएगा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला। ओके, अब इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला क्या होता है। इसमें कंडीशन आप समझ लें कि किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम ग्रुप ऑफ सिंबल का यूज करेंगे, सिंबल मतलब रिप्रेजेंटेशन का जो हम यूज करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसके कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, फॉर्मूला। जैसे हम बोलते हैं वाटर, तो वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन 2:1 के मोलर रेशियो में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बच्चा, H, और ऑक्सीजन का क्या है, O, तो यहां लिखते हैं H2O। तो ये फॉर्मूला हो गया किसका, वाटर का। ठीक है, तो जहां भी हमको ये ग्रुप ऑफ सिंबल दिखेगा H2O उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, वाटर। अगर बोले मीथेन तो CH4, अगर बोले कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अगर बोले हाइड्रोजन गैस तो H2, अगर बोले ऑक्सीजन गैस O2 एटसेट्रा। तो इससे सीधा सीधा क्लियर है कि जो ग्रुप ऑफ सिंबल हम यूज करते हैं किसी भी टाइप के सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वही उसका क्या कहलाता है, फॉर्मूला। तो यहां पे फर्स्ट में आप लिखेंगे पॉइंट बना के कि ग्रुप ऑफ सिंबल फॉर्मूला इज अ ग्रुप ऑफ symbol of the element which represent one molecule of the substance, one molecule of the substance, that is it represent chemical combination of सब्सटेंस। बस इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बच्चा लोग, फॉर्मूला। ठीक है, अब जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ, तो अब आप ये ग्रुप ऑफ सिंबल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके बेसिस पे फिर फॉर्मूला को डिवाइड किया गया, जिसमें फर्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जब आप एटम की कनेक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जैक्ट आप ये शो करते हैं कि कौन सा एटम किस एटम से बॉन्डेड है,
एंड थ्रू किस बॉन्ड बॉन्डेड है, ये सारी चीज जब आप उसकी कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट आप लिखिएगा हेडिंग में, फर्स्ट आप लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। फर्स्ट लिखेंगे आप, फर्स्ट लिखेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और इसमें इसका लिखेंगे डेफिनेशन, इट रिप्रेजेंट कनेक्टिविटी ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। एटम का कनेक्टिविटी कैसा है मॉलिक्यूल में, किस तरीके से और किससे बॉन्डेड है, किसके साथ उसका कनेक्शन है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे अगर हम बात करें बच्चा लोग वाटर का, ठीक है ना, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, और इसका जो कनेक्टिविटी हम दिखाएंगे ऐसा HOH, ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, अगर हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कार्बन 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 कार्बन, अल्टरनेट में डबल बॉन्ड, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। तो ये जो एग्जैक्ट हम कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। ओके, समझ रहे हो, ये क्या हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। इसके बाद अगर आप बात करते हैं मीथेन का, इसका फॉर्मूला होता है CH4, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा HHHH। ये क्या हो गया स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल है। मतलब सीधी बात है, आप एटम की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चा लोग, उसे हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बाद जो सेकेंड फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा फॉर्मूला, उस फॉर्मूले का नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, इसमें लिखेंगे बी में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सीधा बात है कि किसी मॉलिक्यूल में कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है और एग्जैक्ट नंबर वाइज कितने एटम प्रेजेंट हैं, है ना। एग्जैक्ट नंबर वाइज कौन सा एटम कितना एग्जैक्ट किसी मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। जब उसे एग्जैक्ट नंबर वाइज एटम आप रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला में, उस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सीधा सीधा बात समझ लें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल जिसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम के रिप्रेजेंटेशन वाले फॉर्मूला को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, तो यहां पे आप लिखेंगे, इसमें लिखिएगा कंडीशन, इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एमएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एमएफ इज इक्वल टू एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इज नोन एज व्हाट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सीधा सा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं वाटर, ठीक है, तो वाटर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो हम ऐसे लिखते हैं HO,
और हाइड्रोजन नंबर वाइज कितना 2। और हमेशा याद रखना बच्चों कि सपोज ये हाइड्रोजन का पैर है और ये सर है, ये ऑक्सीजन का पैर है और ये सर है, तो एकदम नीचे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ एटम को, तो यहां लिखेंगे ये ऐसा 2। मतलब ये क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 2:1 हाइड्रोजन एटम 2 और ऑक्सीजन एटम कितना है 1। ये यहां जो नीचे नंबर रहता है ना, ये बताता है कि कितना कौन प्रेजेंट है। हम बात करें अगर ग्लूकोज का तो फॉर्मूला C6H12O6। ठीक है बच्चा लोग, तो अब यहां पे कंडीशन क्या है कि यहां पे अगर हम बात करें तो कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम पता चल रहा है कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम बात करें अमोनिया का, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है NH3। तो 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये यहां नीचे में क्या है 1 साइलेंट है, और ये कितना है यहां पे 3। तो यहां बता रहा है कि एग्जैक्ट यहां पे 1 नाइट्रोजन एंड यहां पे कितना प्रेजेंट है 3 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कंडीशन ध्यान रखना, सीधी बात कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारे के सारे क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर मैं बात करूं बेंजीन का, कि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं, सीधा हम लोग C6H6। ठीक है ना, सीधा सा एक लाइन में एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम जब आप रिप्रेजेंट करेंगे किसी फॉर्मूला में, किसी कंपाउंड के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये कंडीशन हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट आपसे अगर पूछा जाए कि क्या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ क्या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है, तो देखिए बिल्कुल हो सकता है। हर टाइम पे तो नहीं होता, लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाकर एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है आइसोमेरिज्म। ठीक है, और उसका डेफिनेशन है कि 2 और मोर कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसको आइसोमर बोलते हैं। मतलब 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का सेम हो जाता है वहां पे क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का। हर बार हो ऐसा हम नहीं कह रहे, लेकिन हम ऐसा कह रहे कि हाँ हो सकता है। ठीक है ना, ये बात आप याद रखना। इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 3rd टाइप ऑफ फॉर्मूला, जिसका नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला, इसमें सीधा सीधा याद रखिए कि जब आप किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें जो एटम प्रेजेंट है उस एटम के प्रेजेंस को आप एग्जैक्ट रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, सिर्फ उनके सिंपलेस्ट रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उस सिंपलेस्ट रेशियो वाले रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहेंगे बच्चा लोग, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से हम जानते हैं, है ना, सीधा सा कंसेप्ट। ओके, कि सिंपलेस्ट रेशियो को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंपलेस्ट रेशियो वाले रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा कंसेप्ट, इसमें लिखिएगा कि इट रिप्रेजेंट simplest ratio of atom of different element in the given compound, in the given कंपाउंड। ठीक है, किसी गिवन कंपाउंड में सिंपलेस्ट रेशियो को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी बात, दैट इज इंपेरिकल फॉर्मूला इज सिंपलेस्ट
रेशियो। ठीक है, तो ये कंडीशन है, समझ गए क्या? अब जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? तो सीधा देखिए C6H12O6। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का, है ना, क्या हो जाएगा 6:12:6। अगर इन सबको हम 6 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1:2 क्या आ गया 1। ये क्या आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो में कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डेसिमल में नहीं लेंगे, सीधी बात। ये रेशियो क्या आपका सिंपलेस्ट 1:2:1, सभी से 6 कॉमन निकल के बाहर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं CH2O। तो देखो सिंपलेस्ट रेशियो 1:2:1 सिंपलेस्ट रेशियो है रिप्रेजेंटेशन किसका? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रेजेंस का इन ग्लूकोज। तो दिस इज व्हाट इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम बात करें बेंजीन का, बेंजीन, तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? क्या होता है? सीधा C6H6। देखो दोनों से 6 क्या होगा बाहर कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू CH, सिंपल। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पे तो 6 एटम कार्बन का, 6 एटम हाइड्रोजन का, अगर दोनों को 6 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा 1:1। तो 1:1 इज व्हाट सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन। सो इंपेरिकल फॉर्मूला बेंजीन इज इक्वल टू व्हाट CH। अंडरस्टैंड? तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना कि बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला CH होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंडीशन हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला का। अब एक बात और सुन ले, एक बात और आप सुन ले कि कभी कभी किसी बहुत सारे मॉलिक्यूल में ऐसा ऑब्जर्व होता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वही उसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें हम H2O का, ये वाटर ऑलरेडी इसमें देखिए 2:1, तो ये सिंपलेस्ट रेशियो भी है और एग्जैक्ट नंबर भी है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हुआ वाटर का और H2O ही होगा इंपेरिकल फॉर्मूला भी, क्योंकि हम इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 से सपोज। तो आगे H2O। अगर हम बात करें NH3 का, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3, तो ये एग्जैक्ट एटम प्रेजेंट है अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, और यही एग्जैक्ट क्या सिंपल रेशियो भी है। तो ये इंपेरिकल फॉर्मूला भी हो गया अमोनिया का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी हो गया अमोनिया का। ठीक है, क्या अगर आपसे ऐसे पूछता कि क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, तो नहीं, गलत बात। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला के इक्वल हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैंने बताया इन केस ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, अगर आपसे पूछता है कि क्या बताओ 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल का इंपेरिकल फॉर्मूला सेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है बच्चा लोग, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। देखिए सीधा बात, अगर हम बात करें एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H4O2। तो ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इंपेरिकल फॉर्मूला में हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपलेस्ट रेशियो। तो सिंपलेस्ट रेशियो देखो 2:4:2 का सिंपलेस्ट क्या होगा 1:2:1, मतलब CH2O। और सेम इंपेरिकल फॉर्मूला किसके लिए आया था? ग्लूकोज के लिए भी CH2O। तो देखिए ग्लूकोज का इंपेरिकल फॉर्मूला और एसिटिक एसिड का इंपेरिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है? बिल्कुल सेम। सेम यही केस आप बेंजीन में देखिए, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है इसका क्या? CH। और अगर एसिटिलीन का बात करें CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, तो C2H2 है, यहां से अगर 2 कॉमन निकालेंगे क्या आ जाएगा? CH। तो यहां का भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH ही आया, और यहां भी इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आया? CH ही आया। ठीक है, सीधी बात है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम को जब आप रिप्रेजेंट करिएगा उसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल दो, कॉमन निकलने के बाद जो सिंपलेस्ट रेशियो बचेगा
उसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे, उस रिप्रेजेंटेशन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंपेरिकल फॉर्मूला से ही कंटिन्यू करूंगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ओके, तो फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करिए। और मैं आपको बता दूं, क्लास 11th को अगर आप सीरियसली अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको 12th क्लास में जाकर कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत जल्द मैं आपसे लाइव क्लासेस में मिलने वाला हूं। ओके, सब्सक्राइबर जैसे ही 1 के पहुंचेगा उसके बाद लाइव में भी हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू, बाय माय डियर स्टूडेंट।